मेडिसिन में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का टॉपिक पढ़ा है। हम एक दफ़ा परवेज़ एक्सपर्ट से भी देख लेते हैं इसको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, इन पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपके पास केस है 9 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट पैलेट के साथ आ रहा है। काउज मिल्क ले रहा था, सिर्फ सॉलिड फूड नहीं ले रहा। 9 महीने का हो गया और अभी तक उसकी मदर ने उसको काउ मिल्क पे लगाया हुआ है, कोई वीनिंग स्टार्ट की नहीं है। टेकीकार्डिया है, उसको पेल हुआ है बच्चा। हीमोग्लोबिन उसका 8 हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है आयरन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इट इज़ द मोस्ट कॉमन हीमाटोलॉजिकल डिजीज़ ऑफ द इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं और कहाँ कहाँ आयरन स्टोर होता है, ये रीड कर लें। नीचे लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, उसके अंदर क्या होता है 0.3 to 0.5 ग्राम्स ऑफ आयरन होता है और अडल्ट जो कॉन्टेंट होता है वो 5 ग्राम्स होता है। ठीक है, उसमें 0.5 है तो यहाँ पे 5 ग्राम्स है। अडल्ट लेवल को पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, डाइट से कितनी आयरन एब्जॉर्ब होनी चाहिए? 1.5 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड ईच डे फ्रॉम द डाइट। अब होता क्या है कि लेस देन 10% ऑफ द डाइटरी आयरन इज़ एब्जॉर्ब। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम जितनी मर्ज़ी आयरन ले लें, मेडिसिन मैंने देखा था जितनी मर्ज़ी आयरन ले लें 4 मिलीग्राम्स ही एब्जॉर्ब होनी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि 8 to 15 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन डेली इज़ नेसेसरी इन द न्यूट्रिशन। क्योंकि एब्जॉर्ब इतनी हो रही है तो हम इतनी ले लें ताकि हमारी जो है ना अडल्ट कंटेंट 5 ग्राम्स का मेंटेन रहे। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि आयरन स्टोर्स जो हैं वो ऐसा ऐसा डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वी हैव द फेरेटिन। ठीक है, और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इज़ द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल लैब चेंज। फिर आयरन स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट फर्दर होना शुरू हो जाते हैं तो फेरेटिन कम हो जाता है। एंड फेरेटिन, दिस इज़ MCQ, सीरम फेरेटिन इज़ एन एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द टिश्यू आयरन स्टोर्स। सीरम आयरन जो है वो भी कम हो जाता है। सीरम फेरेटिन 8 to 12 हो जाता है और सीरम आयरन जो है वो लेस दैन 30 हो जाता है। TIBC जो होता है, दिस इज एक्चुअली द आयरन जो कि सीरम प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है। मतलब सीरम प्रोटीन्स होती हैं जो आयरन बाइंड करती हैं, उसको TIBC कहते हैं और ये ज़्यादा हो जाता है। मेडिसिन में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो होती है वो क्या होती है, सैचुरेशन जो होती है वो कम हो जाती है बिकॉज इट इज़ अ मेजर ऑफ आयरन अवेलेबल फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो आयरन कम होगी अवेलेबल तो ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसकी डिटेल जो है वो हम मेडिसिन में डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको बता रही हूँ। फिर अब ये बात याद रखनी है कि आयरन इज़ एब्जॉर्ब मोर एफिशिएंटली फ्रॉम द ह्यूमन मिल्क देन फ्रॉम द काउज मिल्क। सो व्हाट विल हैपन, द इन्फेंट्स जो कि सिर्फ काउ मिल्क ले रहे होते हैं, अनसप्लीमेंटेड होती है आयरन के साथ, तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी के जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं बच्चों के ऊपर, वो उनके बिहेवियर और कॉग्निटिव फंक्शन पे आते हैं। दीज आर एपैथी, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ये हम मेडिसिन में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी वही लिखे हुए हैं। न्यूनेट्स में कौन से कॉजेज़ हैं, ये वाले जो वहाँ पे हमने नहीं देखे थे, लाइक फीटो मेटर्नल ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ट्विन ट्रांसफ्यूजन की वजह से, प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन या प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड लॉस हो रहा होता है न्यूनेट्स में। इन चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हुकवर्म इन्फेक्शन। बाकी देख लें, पॉलिप्स हैं, IBD है और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है और मैकल्स डिवर्टिकुलम है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या आ सकती हैं, अगर इन्फेंट है तो इरिटेबिलिटी होगी, उसको लेथार्जिक होगा, एनोरेक्सिया होगा, ईजी फटीग होगी। और मिल्क फैट जो इन्फेंट होगा वो हमें पेल सा नज़र आएगा। और इसके अलावा टेकीकार्डिया, सिस्टलिक मर्मर होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं मेडिसिन में। अगर वेरी सीवियर है तो साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आना शुरू हो जाएंगे, जो क्या है गैलप रिदम, कार्डियोमेगेली। इसके अलावा क्या है रेज्ड जो डिस्टेंडेड नेक वेन्स, क्योंकि जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है वो राइज कर जाता है। डायग्नोसिस वही होगा जो हम मेडिसिन में कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपको कॉलिनुकी दिखाया हुआ स्पून शेप नेल्स, हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी देखे थे ये। जब भी आपसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के DDs पूछे जाएँ तो सो दीज आर थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़।
क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये चारों जो होते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज करते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि मदर को कहना है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है अच्छे से, बच्चे को सप्लीमेंटल आयरन देनी है, वीनिंग प्रॉपर स्टार्ट करवानी है, और आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला यूज़ करना है, और फूड रिचर इन आयरन यूज़ करना है, आयरन यूज़ करना है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो बताऊँगी। जो हमने मेडिसिन में देखा था स्पोर्टिव मैनेजमेंट हमने की थी वहाँ पर, और मेडिकल मैनेजमेंट में वी यूज़ था आयरन, जो कि था हमारा जो है आयरन हमने यूज़ किया था, ओरल फॉर्म में सप्लीमेंट किया था, और पारेंट्रल दिया था, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्फीयर केसेस में दी थी, और हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन लोगों को देते हैं। यहाँ पे आयरन थेरेपी जो होती है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ओरल देते हैं आयरन, जो कि 3 to 6 मिलीग्राम्स पर केजी पर डे, ये आपने याद रखना है, एक दिन में 3 to 6 मिलीग्राम्स पर केजी पर डे एलिमेंटल आयरन देते हैं। पारेंट्रल आयरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम तब करते हैं जब डायरिया हो या पुअर कंप्लाइंस हो ओरल से, और बाकी जो कॉजेज़ थे वो हमने मेडिसिन में देखे थे कि पारेंट्रल कब देते होते हैं। टोटल डोज कैलकुलेटेड, ये याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन पीड्स, कि आप किस तरह से बच्चे को आयरन जो है वो कैलकुलेट करके देते हो। जो बच्चे का वेट होता है केजी में, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिज़ायर्ड राइज इन हीमोग्लोबिन, जितना आपको हीमोग्लोबिन राइज चाहिए, जितना मतलब कम हुआ है और कितना आपने ज़्यादा करना है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे वेट इन केजी इंटू 3 से, तो आपके पास जो आयरन मिलीग्राम्स में आएगी उतनी आपने उसको देनी है। इसके अलावा डाइटरी काउंसलिंग करनी है, आयरन फोर्टिफाइड मिल्क फार्मूला, वीनिंग एज में अंडे देने हैं उसको, वो मतलब डाइट देनी है जिसमें आयरन हो, लाइक एग्स, मीट, एप्पल जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यूज़ द पैक्ड आरबीसीज। ट्रांसफ्यूजन हम बहुत स्लोली करते हैं और रिपीट करते हैं 12 to 24 आवर्स में इफ़ नेसेसरी। और ये आपने ज़रूर मैनेजमेंट में लिखना है, वहाँ पर भी मेडिसिन में भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। ट्रीट द कॉज, कि जो कॉज़ है जिसकी वजह से वो हो रहा है उसको रूल आउट करो और उसको ट्रीट करो। ठीक हो गया। सो पीडियाट्रिक्स में जो इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का यूक्यू आया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 12 months ओल्ड चाइल्ड हु हैज़ पेलर, ठीक है, पेल हुआ है वो बच्चा। वीनिंग वो स्टार्टेड एट 1 month बैक, मतलब कि अभी 12 महीने का है, जो वीनिंग उसकी 6 months पे स्टार्ट होनी थी वो अभी 11वें महीने उसने स्टार्ट की है, ठीक है। और वीनिंग स्टार्ट करने के बाद उसको क्या हुआ, पेल हो गया, ठीक है। तो क्या हो, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है बच्चे को। एक तो वीनिंग लेट स्टार्ट हुई है, दूसरा हम लिख सकते हैं साथ में कि मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू सीलिएक डिजीज़, क्योंकि हम सीलिएक डिजीज़ में पढ़ चुके हैं कि तब साइंस आते हैं बच्चे में जब वो वीनिंग स्टार्ट करता है। तो पेलर जो है वो इस वजह से आएगा, सीलिएक डिजीज़ की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो गई थी जिसकी वजह से पेल हो गया बच्चा, ठीक है। So you will write the diagnosis as iron deficiency anemia, most probably due to celiac disease. What do you expect on the peripheral blood picture? You know that microcytic hypochromic anemia होगा। Investigations आप क्या करवाओगे, तो investigations हम मेडिसिन में पढ़ चुके हैं सारी, वो यहाँ पे आप लिखोगे जो मैंने आपको बताई हैं वो हेडिंग्स के साथ। और अगर मैनेजमेंट पूछी जाए तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि डाइटरी काउंसलिंग करोगे मदर की, उसके बाद आप आयरन थेरेपी दोगे, ओरल, पारेंट्रल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिपेंडिंग अपॉन के बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसकी स्टेट क्या है। और फिर आप रूल आउट करोगे कॉज साथ साथ, और उसको ट्रीट करोगे। जो कॉज होगी लाइक सीलिएक डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। और इस तरह से यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स।